आज मन बहुत दुखी है। हाथरस में बिखरी हुई लाशों को देखकर परेशान हूँ। बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, आखिर कौन जिम्मेदार है। आज इस पर विस्तार से बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। आपका अपना सीधे मुद्दे की बात में किन किन मुद्दों पर बात होगी देख लीजिए, क्योंकि बार बार मन जा रहा है कि आखिर हाथरस में अभी क्या स्थिति होगी। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत देश की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। हाथरस के हादसे पर बात करेंगे। इसके जिम्मेदार से एक जिम्मेदार से सवाल पूछेंगे। दूसरी खबर कहाँ है? आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना जमकर प्रहार किया है। तीसरी खबर, राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कैसे सियासत तेज हो गई है, उसकी करेंगे। चौथी खबर, मध्य प्रदेश में आपको अगर गड्ढा नजर आएगा तो अब फोटो खींचकर सीधे लोकपथ ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। गड्ढा रिपेयर कर दिया जाएगा, ये सुविधा शुरू हो रही है। पांचवी खबर, इंदौर में अनाथ आश्रम में 5 बच्चों की मौत हो गई है, उससे जुड़ी है बात, उसकी भी करेंगे। छठवीं खबर, छत्तीसगढ़ में हाथियों के आतंक पर आज बात करेंगे कि किस तरह से हाथी लोगों को मौत का शिकार, किस तरह से हाथियों की वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो आप चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। और पहली खबर क्या है आप देखिए, 130 लोगों की मौत हो गई है। ये कहा जा रहा है कि 130 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 100 से ज़्यादा मौतों की पुष्टि हो गई है। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं और खबर की बात कर लेते हैं। बहुत ही दुखद खबर यूपी से आई है। बहुत दुखद खबर आई है। अस्पताल के बाहर लाशें बिखरी हुई हैं। यूपी के हाथरस में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। खबर ऐसी है कि बताते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। सोचिए, 100 से ज़्यादा मौतों की पुष्टि। वहाँ की कमिश्नर कह रही हैं कि हाँ, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बताएंगे कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ। रिपोर्ट दिखाइए। ले जाओ, बड़े बड़े उस जगह पर लगा दिए गए। पुलिस प्रशासन ने जो है तेजी से अपना काम नहीं किया है। ये ब्लर कर दिया गया है। जो आपके बगल में, मेरे बगल में वीडियो चल रहा है, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे ब्लर कर दिया गया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद रूह कांप जा रही है। कैसे 100 से अधिक शव, सोचिए, ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। हाथरस के रति भानपुर में भोले बाबा के प्रवचन में ये भगदड़ मची, जिसके बाद ये हादसा हुआ। 100 से ज़्यादा लोग इस हादसे में मारे गए हैं। चश्मदीद खुद अपनी हाथों से गिन कर बता रहे हैं। लाशें अस्पताल के बाहर बिखरी हुई हैं, कहीं स्ट्रेचर में, कहीं बाहर, कहीं कोने में, कोई सुध लेने वाला नहीं है। चश्मदीद खुद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सुनाइए। जो हम मौके पर मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं। कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा, 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा, अपने हाथ से गिनती की है। 107। कितने लोगों की मौत हो गई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। देखिए, आस्था अलग मसला है, लेकिन उसके पहले जो पूरी व्यवस्था है वो भी कर लेना चाहिए। पूरी खबर जान लीजिए। यूपी के हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ है। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, जिसके बाद दम घुटने से 130 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन 100 से ज़्यादा मौत की पुष्टि हो गई है। सत्संग खत्म होने के बाद भगदड़ मची। जल्दबाजी की वजह से हादसा हुआ। अस्पताल के बाहर शव बिखरे पड़े हैं। कई मृतकों की अब तक पहचान नहीं हुई है। एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से रवाना हो गई है। आगे क्या क्या अपडेट है ये भी बताऊंगा। इस मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। यूपी में हुई इस घटना को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। सुन लीजिए इस हादसे के बारे में कौन क्या कह रहा है। सबको कंडोलेंसेस देता हूं। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए।
सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। हाथरस का जो वाक़या है बड़ा तकलीफ की बात है और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात होगी क्यों हुआ। अफरा तफरी मच गई, लोग परेशान हो गए, चीख पुकार मच गई और तत्काल मंत्रियों को भेजा गया उत्तर प्रदेश से। लेकिन अभी क्या स्थिति है और हालात कैसी है, वहाँ हालात क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे सहयोगी सीधे हाथरस पहुँच रहे हैं। अमृत तिवारी, आप अंधेरे में खड़े हैं, मैं समझ पा रहा हूँ आप रास्ते में हैं और नेटवर्क भी थोड़ी कमज़ोर है। आप कहाँ पहुँचे हैं? हाथरस पहुँचने में कितनी देर लगेगी? उत्तर प्रदेश सरकार से अगर आपकी बात हुई हो, जिम्मेदारों से बात हुई हो, तो क्या अपडेट है हाथरस हादसे का? अमृत। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, मैं अभी रास्ते में हूं और घंटे भर के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा, हाथरस अस्पताल पहुंचूंगा सबसे पहले, जहां पे वहां पे जैसा आप बता रहे हैं कि लाशों के ढेर लगे हुए हैं। घटनास्थल को लेकर के जो हमें जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश प्रशासन तमाम लोगों को जो अस्पताल पहुँचाने, घायलों का इलाज कराने, इसमें जो है व्यस्त हो चुका है। लखनऊ से एक टीम रवाना हो रही है जिसमें 2 मुख्यमंत्री हैं, DIG हैं और उसके अलावा जो है जो प्रशासनिक अमला है वो भी वहाँ से रवाना हो चुका है। और आज रात जो है मुख्य सचिव जो है उत्तर प्रदेश के, वो जहां पे घटना स्थल है उस वहीं रहेंगे और वहीं उसकी पूरी तरह से देखरेख करेंगे। इसके बाद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जो कि इस पूरे मामले की जो है उनसे ब्यौरा लेंगे और देखेंगे कि ये घटना किस तरह से हुई है और इसके जिम्मेदार लोग कौन कौन से हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया। जो बाबा हैं जिनका प्रवचन था, अमृत, ये जो बाबा हैं इनकी क्या स्थिति है? कह रहे हैं घटना के बाद से ये फरार हैं या वहां है ही नहीं, क्या स्थिति है? और मैं वहां की पुलिस IG है, माफ कीजिएगा, मैं उनको सुन रहा था, महिला पुलिस अफसर, मैं पूरी बात कर लूं, वो ये कह रही थी कि 40 लोगों की व्यवस्था की गई थी। इतने बड़े आयोजन में मात्र 40 पुलिसकर्मी, क्या वो बाबा कहां हैं और क्या व्यवस्था की गई थी? इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? जी, आयोजन जो कर रहे थे उनमें से एक शख्स थे, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को थी और एक तरीके से ये था कि 20 से 30 हजार लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, लेकिन भारी संख्या में बहुत ज्यादा लोग पहुंच गए थे। गौर करने वाली बात यह है कि जब ये सारी संख्या पहुंच रही थी तो पुलिस की जो है अलर्ट जो होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। प्रशासनिक स्तर पे जो तैयारियां थी वो नाकाफी साबित हो रही थी। यहां तक कि वहां पे एक एम्बुलेंस भी नहीं तैयार की गई थी जब इतने बड़े पैमाने पे ये आयोजन हो रहा था। एक छोटा सा आयोजन, कोई VVIP होता है तो रास्ता किधर से निकलेंगे, इमरजेंसी कुछ लोगों की जो चश्मदीद है उनका बयान आ रहा है, मैं एक बार सुना देता हूं वो क्या कह रहे हैं। जरा सुनाइए जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जो वहां मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। हाथरस का ये जो आप वीडियो देख रहे हैं और इसके साथ ही जो लोग हादसे में वहां थे, चश्मदीद थे, अगर वो सुना सकते हैं तो उन्हें सुनाइए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि विस्तार न्यूज के पास वो लोग हैं जो लोग बता रहे हैं वहां क्या स्थिति थी। अमृत, आपके पास आ रहा हूं, क्या हम उनको सुना सकते हैं अभी? अच्छा, कोई बात नहीं। अमृत, उन लोग लगातार वो लोग बता रहे हैं कि एक भी डॉक्टर नहीं था, परिस्थिति वहां ठीक नहीं थी, इसलिए जो है ये मौतों की संख्या जो है और बढ़ गई। अमृत, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी, जैसा कि मैं बता रहा था, जिनसे मेरी बात हुई उनका कहना था कि एम्बुलेंस तक वहां पे मुहैया नहीं कराई गई थी। जब ये भारी संख्या
पहली बात जो घटना स्थल है वहां पे बारिश के बाद जो है कीचड़ भी हुआ पड़ा था। जब भगदड़ मची तो बहुत सारे लोग कीचड़ में फिसले और वहीं पे गिरे, और कीचड़ में गिरने के बाद उनकी सांस नहीं मिलने से, दम घुटने से मौतें हो गई। तो सबसे ज्यादा जो दुर्घटना हुई है वो कीचड़ वाले स्थान पे हुई है जो घटना स्थल है। और लोगों का कहना है कि इसको लेकर के जैसे पहले से एक तैयारी होती है कि जो 3-4 तरह से निकास के द्वार बनाए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए थे। हालांकि जो आयोजन करता वो ये कह रहे हैं कि हमने 12,000 सेवादारों को वहां तैनात किया हुआ था, लेकिन वो पूरा का पूरा सिस्टम कर गया। ठीक है अमृत, ठीक है, आप निकल जाइए, आपको 1 घंटे का वक्त और लगेगा। आप निकल जाइए, आप हाईवे में खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल समय मत गवाइए। और अगर उनकी कुछ मदद हो सके हमसे तो हम भी करेंगे, और विस्तार न्यूज के सहयोगी हर एक तस्वीर दिखाएंगे। अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप निकल जाइए, आप हाईवे में खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूं आपको। मैं आपको एक एक जिम्मेदार का नाम बता दे रहा हूं जो प्रवचन कर रहे थे। पहला नाम है भोले बाबा का, इसके बाद आयोजकों का नाम भी देख लीजिए। दूसरे नंबर पर हैं देव प्रकाश मधुकर, तीसरे नंबर पर हैं राम प्रकाश, चौथे नंबर पर महेश चंद्र, पांचवें नंबर पर हैं अनार सिंह और छठे नंबर पर हैं संजू यादव, सातवें नंबर पर चंद्रदेव हैं। ये जो नंबर आपको बता रहा हूं ये सारे लोग हैं जो आयोजक हैं। और जिम्मेदारों में जिसका नाम सबसे ऊपर है, कौन है वो है भोले बाबा। ये भी जान लीजिए नारायण साकार हरि पटियाली वाले बाबा के नाम से इलाके में जाना जाता है इन्हें। कासगंज के पटियाली गांव का रहने वाले हैं। बाबा बनने से पहले यूपी सरकार में दरोगा थे। बर्खास्तगी के बाद प्रवचन करने लगे, सफेद सूट और टाई पहनकर प्रवचन देते हैं ये। आगे सुन लीजिए। और आज भी ये बाबा ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे। और जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, लोगों को निकलने की जल्दी थी और जल्दबाजी में भी ये हादसा हो गया। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि 100 से ज्यादा जिंदगियां चली गई। मुआवजे का ऐलान हो गया, जिनके लोग चले गए 2 लाख रुपए मिल जाएगा, जो घायल उन्हें 50,000 रुपए मिल जाएगा। लेकिन मरने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा इनका सत्संग सुनती थीं। तो वो महिलाएं जो न जाने कितने बच्चों की मां हैं, उन्हें छोड़कर चली गईं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच होगी, कमेटी गठित होगी। मुख्य सचिव पहुंच रहे हैं, वहीं रात गुजारेंगे, कल मुख्यमंत्री भी जाएंगे और बहुत से नेता जाएंगे। लेकिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए विस्तार न्यूज के सहयोगी भी वहां आपको पहुंचेंगे। ग्राउंड से जो रिपोर्ट होगी कि और क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है, वो सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। आप चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर है आज मोदी बहुत बोले, 2 घंटा से ज्यादा बोले। और 2 घंटा से ज्यादा बोले, क्या क्या बोले, संसद से जुड़ी खबर है, इसका भी विश्लेषण करेंगे विस्तार से। तो चलिए आज मोदी बहुत बोले और क्या क्या बोले ये आपको बता देता हूं और खबर का रुख कर लेता हूं। तो चलिए खबर बताता हूं। आज बहुत हंगामा हुआ है लोकसभा में। प्रधानमंत्री लगातार बोले और विपक्ष हंगामा करता रहा। जब तक प्रधानमंत्री बोलते गए, विपक्ष हंगामा करता रहा। मणिपुर को लेकर बहस की मांग कर रहा था विपक्ष। बहुत हंगामा हुआ है। एक एक वीडियो दिखाएंगे और सबका विश्लेषण करेंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री ठीक 4:11 पर बोलने के लिए खड़े हुए। जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए खड़े हुए, विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। और जब तक बोले तब तक नारेबाजी शुरू रही। नारेबाजी किस तरह से हो रही थी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान, सुन लीजिए। मणिपुर के बोलिए एक बार, एक स्पीकर बोलिए। माननीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। करीब 1 मिनट के हो हल्ला के बाद प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री बोल रहे थे और हंगामा जोरदार था। आवाज हंगामा इतना जोरदार था कि प्रधानमंत्री को आवाज और ऊंची करनी पड़ी। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाइए और आवाज बगल से जो विपक्ष शोर मचा रहा था वो भी सुनाइए। एक बार फिर से वीडियो प्ले कीजिए। सभापति जी,
हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। हंगामा इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री बीच भाषण में बैठ गए। इसके बाद स्पीकर का गुस्सा विपक्ष पर फूट पड़ा। सुनिए क्या कह रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीठ पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते हैं आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को साफ साफ बोल रहे थे ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर के बोलने के बाद भी विपक्ष का हंगामा चलता रहा। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू किए तो हेडफोन लगा लिया। इतना शोर था कि हेडफोन लगाना पड़ा और एक एक कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। आपको प्रधानमंत्री की बात सुना रहा हूं, लेकिन विपक्ष की आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी। प्रधानमंत्री बोल रहे थे, संसद में मणिपुर गूंज रहा था। हंगामा होता रहा। इस बीच प्रधानमंत्री ने आतंक को लेकर निशाना साधा, संविधान को लेकर बोला, 370 को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। क्या कहा प्रधानमंत्री ने इन सब मुद्दों पर, यह भी सुन लीजिए। माननीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था। 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि सदन के नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और हंगामा बढ़ता गया। 4:52 पर प्रधानमंत्री फिर से चुप हो गए। राहुल गांधी तब चुप बैठे हुए थे, वो भी हेडफोन लगाकर सुन रहे थे। आसपास हंगामा हो रहा था। अखिलेश यादव भी स्पीकर लगाकर सुन रहे थे। स्पीकर ने एक बार फिर सांसदों को शांत कराने की कोशिश की। ओम बिरला एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, ये भी सुनाइए। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सभापति जी,
इसके बाद घड़ी में सुई 5 पर गई। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोलना शुरू किया और कह दिया कांग्रेस को लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी हार मिली है। ये हार पर मंथन करते लेकिन शीर्षासन करने में लगे हैं। ये भी सुन लीजिए, पूरा 1 मिनट सुनाइए। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। देश के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। विपक्ष के सांसद हो हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव शांत होकर प्रधानमंत्री मोदी की बात सुन रहे थे। फिर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही ऐसा तंज कसा कि बीजेपी के सांसद मेज थपथपाकर ठहाके लगाने लगे। ये भी दिखा दीजिए, सुना दीजिए। मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? बालक फेल होने का रिकॉर्ड बना दिया है। किस पर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? चलिए, नाम हम भी नहीं लेंगे, समझ तो गए ही होंगे। 543 में से 99 की बात कर रहे हैं, इसलिए आप भी समझ रहे होंगे। इसके बाद गुस्से में शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री अलग अंदाज में तंज कसने लगे। शोले फिल्म का जिक्र किया और मौसी मौसी कहकर खूब मौज ले लिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा मौसी का जिक्र करते हुए, ये भी सुना दीजिए। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। ये मौसी वाले अंदाज में आंकड़ा बता रहे थे पार्टी किस कदर
जद्दोजहद कर रही थी, ये बता रहे थे, और राहुल के परफॉर्मेंस के आधार पर किस तरह से विश्लेषण कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, ये सब मैं आपको दिखा रहा था। एक एक आंकड़ा बताया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कांग्रेस पर लगातार निशाना साधते रहे। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को एक और शब्द से नवाजा, कह दिया कांग्रेस परजीवी है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये भी सुना दीजिए। कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है। 64 में से 2। 5:22 पर प्रधानमंत्री फिर बिना नाम लिए बालक बालक कहकर राहुल गांधी पर बोलना शुरू कर दिए। ये भी सुनाइए। सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। राहुल गांधी जब बोल रहे थे सदन में, नेता प्रतिपक्ष तो बहुत गुस्से में थे और बार बार वो भी अपने एक नए अंदाज में दिखे थे इस बार। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी आंख मारना, गले लगाना, सबको लेकर बोल दिया। राहुल गांधी जी सांसद हैं, बस यही प्रधानमंत्री समझा रहे हैं। खूब चिल्लाए, खूब चिल्लाएं, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते रहे। इतिहास में जाकर बोला, बाबा साहेब पर बोला, पंडित नेहरू पर बोला, क्या क्या बोला ये भी सुना दीजिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया और बाबा साहब आम्बेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे वो कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं। कल राहुल गांधी का दिन था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन था जवाब देने का। अखिलेश यादव भी आज संसद में बोले हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी ने हिंदुओं पर बयान भी दिया।
पूरे देश में हंगामा हुआ। आज प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया है। हिंदू पर क्या बोला है, हिंदुत्व पर क्या बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के कल वाले बयान पर, यह भी सुना दीजिए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, बहुत बोले हैं प्रधानमंत्री। आज बालक बालक बोलकर बहुत बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत हंगामेदार रहा आज का संसद। राहुल गांधी के भाषण का पूरा जवाब दिया प्रधानमंत्री ने और हिंदू समाज को भी सोचने के लिए कुछ सवाल छोड़ दिया। क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि सोचिए आप भी। इसके पीछे के मायने आप समझते हैं? नहीं समझते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। कल राहुल के बदले अंदाज को मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था सीधे मुद्दे की बात में, लेकिन आज हाथरस में बहुत बड़ा हादसा हो गया। इसलिए हादसे के बाद संसद में जो कुछ भी हुआ, सब मिलाकर कुछ मिनटों में संसद के पूरे माहौल को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। इसलिए अब इजाजत दीजिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? राहुल का बयान मचा घमासान, क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में लोग राहुल गांधी के पुतले फूंक रहे हैं। तो चलिए खबर का रुख कर लेते हैं और दिखा देते हैं, बता देते हैं कि क्या फंस गए राहुल। एकदम से लपेटे में आ गए हैं राहुल गांधी। संसद में संख्या बल इतनी ज्यादा थी कि ताव ताव में बहुत ज्यादा बोल गए थे राहुल गांधी, बहुत ज्यादा बोल गए थे। बोलने से पहले वार्म अप भी कर लिए थे। वार्म अप करने के बाद इतना कुछ बोल गए कि बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि बताइए राहुल गांधी जी कब तक हिंदुओं का अपमान कीजिएगा? कब तक इसी तरह से हिंदुओं को लेकर बोलते रहेंगे? 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी है देश में, ये बीजेपी कह रही है। प्रधानमंत्री तो ये भी बोल दिए थे कि घोर अपमान कर दिए हैं राहुल गांधी हिंदुओं का। हालांकि कांग्रेस को लोग लगातार ये कह रहे हैं, राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि हिंदू मतलब प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, हिंदू मतलब बीजेपी नहीं है, हिंदू मतलब आरएसएस नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि मेरे भाई ने हिंदुओं पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और भोपाल से लेकर रायपुर तक सड़क और सियासत से लेकर सोशल मीडिया पर हर तरफ राहुल गांधी को घेर रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। आज तो मध्य प्रदेश विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। राहुल गांधी से माफी मांगने तक की बात कही गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया है राहुल गांधी ने, इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। सूबे के मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के बयान पर क्या कह रहे हैं, ये भी सुनाइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
राहुल गांधी बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज का अपमान कर रहा है और कांग्रेस चुपचाप देख रही है। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। कीमत चुकानी पड़ेगी, सुन लिए ना। अब तस्वीर देख लीजिए, दुर्ग, रायपुर, जबलपुर, हर जगह से तस्वीर आई है। तस्वीरों को दिखाते रहिए। रायपुर में तो कांग्रेस भवन के पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एकदम से आक्रामक नजर आ रही है। गुस्से में है कि कैसे हिंदुओं को हिंसा करने वालों में जोड़ दिया गया, जबकि हिंदू तप त्याग का प्रतीक है। आक्रोश देख लीजिए कितना है, देख लीजिए कितने गुस्से में है। राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। हिंदुओं का अपमान बंद करो, बंद करो के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद खूब गूंजा है आज। ये भी दिखा दीजिए कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह की नारेबाजी हो रही है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल गांधी मुर्दाबाद। हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जहर होगा। राहुल गांधी के बयान को इधर उधर ना ले जाए बीजेपी। बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस, बचाव कर रही है। भूपेश बघेल भी सोच रहे होंगे कि क्या बोल दिए, बहुत बड़ा बवाल मच गया है, लेकिन सफाई तो देनी पड़ेगी। और भूपेश बघेल सफाई देने भी आ गए थे। कितना बखेड़ा खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने। अब जब बोया है तो काटना भी तो पड़ेगा। इसलिए भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं ये भी सुनाना जरूरी है। भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये नहीं कह रहे थे जिसका अर्थ इस तरह से लगाया गया। एक वीडियो दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। गड्ढा देखिए, फोटो खींचिए और मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर है। चलिए खबर बता देते हैं कि आखिर खबर क्या है। एक वीडियो दिखाएं आपको, देख लीजिए, तब आपको बताएंगे कि खबर क्या है। दिखाइए जरा वीडियो। ये हाल आपके और हमारे पैसे से बनी सड़कों का है। टैक्स देते हैं हम और आप, और हमारे पैसे से ही ये सड़कें बनाई जाती हैं। आपका अपना चैनल है, इसलिए आपके हित की बात करेंगे। आपके पैसे भ्रष्टाचार की वजह से, आपके पैसे और भ्रष्टाचार की वजह से कैसे बर्बाद हो रहे हैं, ये सड़कें उसकी गवाह है। आप जो टैक्स दे रहे हैं वो कैसे बर्बाद हो रहा है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक जरूरी कदम उठाने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकपथ ऐप लॉन्च किया है। अब आप सीधे गड्ढे की फोटो खींचिए और डाल दीजिए लोकपथ ऐप पर। आज भोपाल में लोक निर्माण से लोक कल्याण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकपथ ऐप लॉन्च किया। क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस एप्लीकेशन के लॉन्चिंग में, ये भी सुनाइए। इतने सुंदर कल्पना भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि हाँ ये, और सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर के अंदर मध्य प्रदेश की ये जो सड़कों की रेंज इसमें ली है, अब 40,000 किलोमीटर की लंबाई में कहीं भी कोई गड्ढा मिलेगा किसी को भी, तो वो गड्ढे का फोटो खींच के इस फोटो ऐप के माध्यम से विभाग को देगा और विभाग 7 दिन के अंदर समाधान कर देगा। तो 7 दिन में अगर गड्ढा है आसपास तो भर जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। गड्ढे की फोटो खींचकर भेजनी है, ये तो बता दिया, लेकिन काम कैसे करेगा ये भी बता दीजिए। ये भी बता दीजिए कि काम कैसे करेगा ये ऐप। यही सोच रहे होंगे ना, तो ये ऐप कैसे काम करेगा आप सुन लीजिए और पूरा समझ लीजिए, ये भी बताया गया है। लोक निर्माण से लोक कल्याण तक माननीय मुख्यमंत्री जी की इस भावना को सार्थक करने हेतु मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। इस ऐप के द्वारा कोई भी नागरिक राष्ट्रीय राजमार्ग,
राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला मार्ग पर गड्ढा या सड़क टूटे होने की शिकायत दर्ज कर सकता है। नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करने पर शिकायत का समाधान समय सीमा में करने हेतु संबंधित अधिकारी के पास सीधे ऐप से पहुंच जाएगी। अधिकारी द्वारा शिकायत का निराकरण होने की जानकारी ऐप के डैशबोर्ड पर शिकायतकर्ता प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। सब कुछ हूबहू सुना दिया। इस वीडियो में आप समझ गए होंगे ये लोकपथ ऐप काम कैसे करेगा। इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है आप देख लीजिए, और बस देखिए मत, अपना फ़ोन उठाइए और बगल में ये जो QR कोड चल रहा है इसे रोक दीजिए थोड़ी देर स्क्रीन में। इस कोड को स्कैन कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इसके सहारे आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा YouTube में रिवर्स जाएंगे तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे गड्ढे से आपको निजात मिलेगी। QR कोड के अलावा अगर आप लोकपथ ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सीधे लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट www.mppwd.government.in पर जाकर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा, जिसमें आज ऊपर ही लिखा आ रहा है लोकपथ एंड्रॉयड मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, सबसे ऊपर, और आप इस पर क्लिक करके लोकपथ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस खबर को मैं क्यों दिखा रहा हूं पता है? बारिश में सबसे ज्यादा सड़कें खराब होती हैं, हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट में क्या होता है? जान चली जाती है। आपसे जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इस खबर में इतना वक्त दे रहा हूं और एक एक चीज बता रहा हूं कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर अगर आपके अगल बगल की सड़क ठीक हो रही है तो करवाइए ना भाई। जल्दी ही लोकपथ ऐप एंड्रॉयड फोन के लिए प्ले स्टोर और आईफोन के लिए ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। इस ऐप को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग, क्या विजन है, इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला ने बातचीत की है। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, ये भी सुनाइए। लोकपथ ऐप का अभी आपने शुभारंभ किया है, क्या उपयोगिता है लोगों के लिए, कितनी उपयोगिता है? देखिए, ये ऐप बहुत उपयोगी है। मेरे मंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श के साथ मैंने टैगलाइन तय की थी, लोक निर्माण से लोक कल्याण, और उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये ऐप, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक इसको डाउनलोड करके अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर, जिसमें हमने निर्धारण किया है प्रारंभिक रूप से जो सड़कें अभी ली हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो पीडब्ल्यूडी के पास हैं, या राज्य राजमार्ग, या फिर मुख्य जिला मार्ग जो लगभग 40,000 किलोमीटर होते हैं, इनमें कहीं कोई गड्ढा अगर है तो उसकी फ़ोटो उस ऐप के माध्यम से खींचें। वो फ़ोटो जियो टैग्ड फ़ोटो होगी जो सीधे संबंधित अधिकारी तक जाएगी, और वो उस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि 7 दिनों के भीतर उसको रिपेयर करके वापस से उस फोटो को वो ऐप में डालेगा, और उससे उस शिकायतकर्ता तक भी वो फ़ोटो पहुंचेगी कि उसकी शिकायत का निराकरण हो गया, और विभाग के पास भी वो जानकारी आएगी। बहुत डिटेल में मंत्री जी जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो सोचिए आम जनता को कितना सुकून मिलेगा, कितनी राहत मिलेगी, और अधिकारी भी भ्रष्टाचार करने से बचेंगे। ऐसा हो जाए तो कई जिंदगियां बच जाएंगी। ये ऐप नहीं, सीधे हादसा, सड़क, गड्ढा और आपकी जिंदगी और मौत से जुड़ी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की माने तो भारत में साल 2020 में गड्ढों की वजह से कुल 3,564 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। आप समझ गए आप इस खबर को क्यों दिखा रहा हूं। साल 2017 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया था कि गड्ढों की वजह से 2017 में 3,597 मौतें गड्ढों की वजह से मात्र हुई थी। समझ गए आप ये ऐप क्यों डाउनलोड जरूरी है, क्यों डाउनलोड करना जरूरी है? आप समझ गए क्यों इस ऐप को डिटेल में बता रहे थे? समझ गए। केवल और केवल आपसे जुड़ा हुआ मसला है, और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। आपसे जुड़ी हुई कोई खबर होगी उसमें बहुत लंबा वक्त लूंगा, पूरा विश्लेषण करूंगा, एक एक जानकारी दूंगा। बस यही वजह है सरकार को भी परवाह है आपकी जिंदगी की। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूं। आपके पीछे 5 दिव्यांग बच्चों की मौत हो गई है। कहां रह रहे थे? बहुत दुखद घटना है। सिस्टम की लापरवाही सामने आई है, और इस तरह की मौत अगर हो जाएगी, अनाथ आश्रम में कोई बच्चे रहेंगे तो मैं तो उस पर बात करूंगा, मैं उस पर सवाल पूछूंगा। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं, और खबर क्या है ये बता देता हूं। बहुत पीड़ा वाली खबर है।
खबर कान में पड़ी तो बहुत तकलीफ हुई। 5 बच्चों की आश्रम में मौत हो गई है। जरा सोचिए कितना भयावह माहौल हो गया होगा। 5 बच्चों की मौत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस खबर को सुनकर गुस्सा भी आ रहा है। मासूम बच्चों की मौत की खबर सुना हूं तो आत्मा तकलीफ में है, बहुत दर्द हो रहा है। आज सवाल पूछूंगा, शासन से पूछूंगा, प्रशासन से पूछूंगा, आश्रम संचालक से पूछूंगा, इतनी सस्ती है मासूमों की जान क्या? बताइए, बहुत छोटे थे, पूरी दुनिया देखनी बाकी थी मासूमों को। कान खोलकर सुन लीजिए, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा, इस पर जवाब देना पड़ेगा। तस्वीर देख लीजिए ना, फर्श पर शव पड़ा हुआ है, ब्लर कर दिया गया है क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे। बगल में अगरबत्ती जल रही है। ये तस्वीर देखकर बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। बहुत पीड़ा होती है जब ऐसी खबर हमारे चैनल में आती है तो, लेकिन उसको जगह देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। खैर, जब आ गई है तो बता देता हूं कि पंचकुइया रोड के युग पुरुष धाम आश्रम की तस्वीर है ये। वहां की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहीं फूड पॉइजनिंग से 5 बच्चों की मौत हुई है। 20 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सोचिए आप, 20 बच्चे भर्ती हैं। करण, आकाश, शुभ, छोटा और रानी हिमानी, ये 4 बच्चियां हैं जिनकी मौत हो गई है। सबकी उम्र महज 12-15 साल की थी। 12 से 15 साल के थे ये सब बच्चे। योग पुरुष धाम ने सुबह सूचना जारी किया कि 10 बच्चों को ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। समझ रहे हैं, ब्लड इन्फेक्शन मतलब फूड पॉइजनिंग ही दिमाग में आता है। ये अगर आम आदमी सुने तो। सभी बच्चे दिव्यांग थे। आश्रम प्रशासन को खाना पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए था। जब आश्रम प्रशासन से सवाल पूछा गया तो बड़े आराम से जवाब मिला कि क्या जो 2204 बच्चे आश्रम में रह रहे हैं उनमें से 51 बच्चों को दौरा पड़ता है और जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से 2 बच्चे भी दौरे के शिकार थे। ये सब क्या बताया जा रहा है कि दौरे पड़ते हैं उनको। जरा सुना दीजिए क्या कह रही हैं अनीता शर्मा। अभी बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में हैं और सारे प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आ गई है। सबका निरीक्षण चल रहा है। पहली बार संस्था में हुआ, कारण क्या है ये अब आप लोग सारे प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं तो पता चल जाएगा। बताते हुए मुस्कुराहट भी दिख रही है चेहरे में। जब से आश्रम की स्थापना हुई है ऐसी घटना पहली बार घटी है। किसी ने सर्टिफिकेट दिया है क्या कि पहली लापरवाही माफ कर दी जाए? बताइए, कोई सर्टिफिकेट दिया है क्या? हड़कंप मच गया है खबर से। शासन प्रशासन सब दौड़ भाग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, डीएम, एडीएम, एसडीएम और पुलिस की टीम जब आश्रम पहुंची तो हर स्तर पर जांच की गई। जो अस्पताल में भर्ती हैं उसका हाल चाल जाना और आश्रम की हर स्तर पर जांच की गई। जरा सुनाइए प्रशासन क्या कह रहा है, ये भी सुनाइए। पुरुष धाम नाम का जो संस्थान है वहाँ पे कुछ रात में बच्चे बीमार पड़े। 12 बच्चे जो हैं वो तत्काल इसमें चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं और डॉक्टर्स की पूरी टीम तत्काल डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया है। हमारा फिलहाल फोकस इस पे है कि बच्चों का इलाज अच्छे ढंग से हो जाए और पता लगाने की कोशिश ज़रूर करी जाएगी कि उसका स्रोत क्या है। द्वारा यहाँ पर आके मौके पे जाए सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, फूड एंड सेफ्टी सभी अधिकारी आ गए और वो लोग अभी जांच कर रहे हैं। जांच जारी है। मैनेजमेंट के तरफ से कोई ऐसी लापरवाही देखने में अभी वर्तमान में तो नहीं आई है और जांच के उपरांत यदि कुछ ऐसा दिखता है तो रिपोर्ट में आएगा। जिम्मेदारों को सुना रहा था। मध्य प्रदेश में सनसनी मची हुई है इस खबर के बाद। बच्चों के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। 5 मौत बड़ी गुत्थी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्या कह रही है पुलिस, ये भी आपको सुना देता हूं। पुलिस का बयान सुनाइए, इस पूरी घटना पर क्या कह रही है इंदौर पुलिस। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर साहब और मैं भी मौके पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पे कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाएगी और जैसे ही इसमें कुछ संदिग्ध या कुछ फाउल प्ले आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पे। आज जो मौत की खबर बच्चों की बता रहा हूँ, इससे पहले हाथरस की बता रहा था और अगली खबर भी छत्तीसगढ़ की मौत से ही जुड़ी है। आम आदमी से जुड़ी खबर होगी और अगर ऐसी मौत होगी, मैं कहता हूँ बार बार, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है तो बताना पड़ता है। पुलिस प्रशासन
में अफरा तफरी, अंतराल अंतराल पर मौत की खबर सनसनी मचा दी है, खलबली मचा दी है। इतनी बड़ी खबर है कि बीजेपी और कांग्रेस भी आपस में भिड़ गए हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए, क्या नरेंद्र सलूजा क्या कह रहे हैं और पीसी शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनाइए। पूरा मामला संज्ञान में है, सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, इसकी जांच कराएंगे, बच्चों का समुचित इलाज हो इसके प्रबंध करेंगे और यदि किसी के लापरवाही और दोष सामने आए तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। प्रारंभिक तौर पे फूड पॉइजनिंग की बात सामने आ रही, लेकिन देखा जाएगा कि फूड क्वालिटी के किसी की लापरवाही है, किसी की गलती है, किस कारण से बच्चे बीमार हुए। पहली प्राथमिकता बच्चों के इलाज की है, पहली बच्चों की जान बचाने की इलाज कराएंगे, उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शासन द्वारा एक तरह से इनडायरेक्टली संचालित है, वहाँ फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ये गंभीर मामला है। बच्चे, वो भी दिव्यांग, मतलब दिव्यांग बच्चों का के प्रति सम्मान या उसका वो जागरूकता नहीं है कि उनको भोजन सही मिल सके। इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए और दोषी लोगों पे कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। देखिए, सियासत किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। कांग्रेस ये कहेगी कि इस पर जांच होना चाहिए, दोषियों को जेल भेजना चाहिए। बीजेपी कहेगी कि जांच के लिए टीम गठित की गई है, लेकिन 5 बच्चों की मौत हो गई है। खबर ये है, 5 ऐसे बच्चों की मौत हो गई है जो अनाथ आश्रम में रहे थे, दिव्यांग थे। इस खबर को विस्तार से मैंने बता दिया है, लेकिन अब अगली खबर की ओर बढ़ना होगा। और अगली खबर कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। खबर क्या है ये बता देता हूं। हाथियों ने मार डाला। एक आंकड़ा ये भी है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और जवानों की शहादत जितनी नहीं हुई और नक्सलियों ने जितने हमले नहीं किए हैं उससे ज़्यादा हाथियों से लोगों की मौत हो गई है। आप समझिए, ये आंकड़ा ये भी है। छत्तीसगढ़ में अगर हाथी कुचल कर लोगों को मार रहा है तो फिर इसके पीछे क्या कारण है ये भी आपको बताना जरूरी है। इसलिए चलिए अब खबर का रुख कर लेते हैं। हाथियों का आतंक बहुत बढ़ गया है। गांव में घुस जा रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, कुचल दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हाथियों का आतंक लगातार है। लगातार ये संभाग हाथियों का आतंक झेल रहा है। आप पहले कुछ वीडियो देख लीजिए, इसके बाद खबर में आगे बढ़ेंगे। जंगल में हाथी आ चुका है, सभी लोग सतर्क रहे। हाथी चलते डर चलते भाई नहीं बनाएंगे तो आ जाते हैं, खाना नहीं खा पाते तभी आते हैं। घर में आप सो रहे हैं, 2 बजे रात, 3 बजे रात, और हाथी आ जाए, घर तोड़ दे, कुचल दे, आपकी मौत हो जाए। आप समझ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है इन इलाकों में। दिल दहल जा रहा है इन तस्वीरों को देखकर। मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल अंबिकापुर में रहते हैं और अक्सर हाथियों के आतंकी और डरावनी तस्वीर भेजते रहते हैं। उनके आतंक की किस तरह से देखता हूं, परेशान होता हूं। फिर से एक वीडियो देखा हूं, बहुत परेशान हूं वीडियो देखकर, इसलिए आपको भी दिखा देता हूं। रायगढ़ का वीडियो है, दिखाइए पहले ये वीडियो। सब हाथी देखे ही है ग्राम जुनवानी। गजराज रायगढ़ के जुनवानी गांव में पहुंच गए। फिर देखिए कैसे कच्चे मकानों को तोड़ रहे हैं। ये तो आज सुबह का वीडियो है। गांव वालों की माने तो इस गांव में लगातार हाथियों का हमला हो रहा है। एक दिन पहले भी 2 घर तोड़ दिए। इस बार तो गांव वालों ने हाथियों को भगा दिया, लेकिन हाथी कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आसपास रहने वाले लोग अभी भी दहशत में जी रहे हैं। सिर्फ पिछले 1 महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो इतने हाथी आते हैं, कहां से आते हैं, क्या वजह है? यहां पहले से ही हैं, अगर हैं तो कब से हैं? सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं। वन विभाग के दस्तावेजों की माने तो 18 हाथियों का एक झुंड अविभाजित बिहार के इलाके से, यानी जो अब झारखंड का हिस्सा है, वहां से साल 1988 में, यानी छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने से 12 साल पहले इस इलाके में दाखिल हुए। बाद में बहुत कोशिशें हुई और 13 हाथियों को पकड़ा गया। इस कार्रवाई के बाद भी हाथियों का कुनबा लगातार बढ़ता रहा और सितंबर 2022 में वन विभाग की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक साल 2000 में सिर्फ 32 हाथी थे। साल 2007 में यह आंकड़ा 122 पर पहुंच गया और आज की तारीख में बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 300 हाथी अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। नक्सली हमले के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हाथियों के हमले में लोग मारे जाते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया।
पिछले कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो एलिफेंट अटैक से पिछले 3 साल में 204 लोगों की मौत हुई है। 204 लोगों की। छत्तीसगढ़ में हाथियों के 15 से ज्यादा दल अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं। सरगुजा और कोरबा में सबसे ज्यादा हाथी रहते हैं और ये हाथी ऐसा आतंक मचाते हैं कि लोग अपना घर छोड़कर मचान पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। ये वीडियो देखिए। हाथियों के बढ़ते आतंक के बीच हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल खुद रायगढ़ के क्रीड़ा गांव पहुंचे और मचान में रह रहे लोगों से बातचीत की। बहुत कम समय है, फिर भी सुना दीजिए और दिखा दीजिए, क्योंकि मचान पर घर छोड़कर कोई रह रहा हो, सोचिए कितना आतंक होगा। दिखाइए। सरगुजा संभाग में हाथियों ने पिछले 3 सालों में 3000 से अधिक परिवारों को परेशान किया है। कब से मचान बना के आप लोग रह रहे हैं? 6 साल का दिन हो गया है। 3 महीना का दिन। एक तो नहीं बैठने की जगह नहीं, सब घर धसका दिए और पानी भर गया घर में, तो कहाँ रहेंगे, गीला हो गया। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि इस गांव को छोड़ देना चाहिए? यहाँ पे कब तक रहें? गाँव छोड़ दे, लेकिन आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है और अब मुझे केवल इतना ही कहने का वक्त बचा है। नमस्कार।